पहला सेशन था उच्च शिक्षा के बदलते आयाम, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आपसे रूबरू थे। उसके बाद बदलता भारत रक्षा के क्षेत्र में, और तीसरा नवोन्मेषी भारत अंधता का निदान। ये 3 सेशंस आज के कॉन्क्लेव में संपन्न हुए और अब हम अपने चौथे शॉर्ट सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जिस बारे में हम बहुत पहले बातें किया करते थे सन 50 और 60 के दशक में, तब दुनिया हमें कहा करती थी कि अरे भारत जो बातें करता है उसमें दम नहीं होता। मित्रों, याद करें जब हम बात करते थे गोबर की खाद की, उस समय दुनिया रासायनिक खादों की बात कर रही थी। जब हम योग के बारे में बात करते थे तो कहा जाता था ये पुरानी दकियानूसी बातें हैं। लेकिन आज वापस वहीं लौटकर हम सब आ रहे हैं। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और आज हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की। 2 जनरल साहब और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी नीचे सामने की कतार में बैठेंगे, हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। मित्रों, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि लगातार रियो से लेकर पेरिस तक, कोपेनहेगन से लेकर अनवरत लगातार पूरे वैश्विक स्तर पर आज बातें हो रही हैं इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की। और हमारे बीच हम खुशनसीब हैं कि हमारे बीच खुशी ग्राम दिल्ली से अजीत कुमार जी आए हुए हैं, जो इसी विषय पर काम कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री अजीत कुमार का, जो अब तक मेरे को होस्ट थे, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 15 मिनट का सेशन प्रणव जी के साथ उनका होने को है। इस सेशन का विषय है सतत विकास लक्ष्य, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और 2030। अजीत कुमार कृपया तशरीफ लाएं। तालियों के साथ स्वागत करें अजीत कुमार जी का। 15 मिनट के सेशन के बाद हमारा अंतिम सेशन होगा, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के 2 नामचीन प्रोफेसर्स आपसे मुखातिब होंगे। लेकिन फिलहाल सतत विकास लक्ष्य और 2030। देश भर में जो बाढ़ की स्थिति आई है, या देश भर में जो कैलामिटीज़ होती हैं, या समाज में जो पैंडेमिक हमने जस्ट देखा है, ये सब के पीछे क्या है? दोहन। सबको हमने इतना इन्वायरमेंट को दोहा है और इतना हमने उसको एक्सप्लॉइट किया है। आज लोग कहते हैं कि भाई दूध में क्या हो रहा है, फल में क्या हो रहा है, हमारे खाने पीने के पदार्थ में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम सांसें क्या ले रहे हैं, हम कैसे घर बनाएं। जातीय छोटी छोटी जातीय ज़िंदगी के रूबरू इतने सारे सवाल हैं। उन्हीं सवालों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे खास मित्र हैं, लेकिन मित्र से ज़्यादा ही इज़ ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल एंड ही इज़ द वन हु हैज़ वर्कड इन सो मेनी एस्पेक्ट। खुशी ग्राम ये नाम अपने आप बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपको बताता है कि क्या हो रहा है समाज में। आप अजीत जी, हम मित्र हैं, आप पत्रकार भी हैं, वी हैव बीन मीटिंग ऑलमोस्ट एवरी डे एट डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन आपका ये स्वरूप, सरल जिंदगी, अपने आप से व्यवस्थित होना, ये शायद हमें ज़िंदगी भर सिखाया गया, लेकिन हम इससे रूबरू न हो पाए। बिल्कुल प्रणव जी, आपने सही कहा। काफ़ी जगहों पे हम लोग साथ रहे, काफ़ी कुछ हम लोगों ने साथ सीखा भी और जिया भी, और जिन्हें ये कोशिश भी कर रहे हैं। आप भी अपने स्तर पे काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं बहुत चीज़ों का। सतत विकास के ऊपर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट प्रणव जी ने मीडिया के अलावा सतत विकास पे भी अपने स्तर पे अपने तरीके से काफ़ी कुछ किया है, और इनकी मीडिया ने कवर भी किया है उस तरह की चीज़ों को। तो यहीं से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हुए समस्याएं क्या, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में बाढ़ आ गई, यमुना वापस आ गई। वापस आ गई कम लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं यमुना ने बाढ़ ला दिया। लेकिन यमुना कहाँ आई? जहाँ थी वहीं आई। लाल किले के अंदर तक तो यमुना आती थी, हम लोगों ने रास्ता बंद कर दिया तो यमुना वहाँ पहुँच गई। तो समझने की एक छोटी सी बात है जो हम अपने ईगोज में नहीं समझ पाते हैं। हम अपने साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट से हम सोचते हैं कि नेचर से हम ऊपर हो जाएंगे, तो कोई संभव नहीं है नेचर से ऊपर होना, कोई भी नहीं हो पाया। इनफैक्ट जो टॉप साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमेशा नेचर और स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन रखा है, टॉप साइंटिस्ट जो हैं। तो हमें भी समझना है इस चीज़ को, फॉलो नहीं करना है दूसरे देशों के जो गलत रास्ते हैं उसको फॉलो करके। हम लोगों ने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ हमारे बहुत सारे लैंड को ब्लैक कर दिया। सॉयल ब्लैक मतलब कि जो केमिकल पोल्यूशन हो गया मिट्टी में, नदी में, पानी में, खाने में, जिसके कारण इतनी सारी बीमारियां हो गई। भारत हमेशा खुशहाल देश रहा है, था कुछ 100 साल पहले तक। तो कुछ 100 सालों में क्या हुआ कि हमारे जो ऊपर इतने अटैक्स हुए, इतने सारे लोग आए, उन्होंने भारत के सिस्टम को
अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन ये इस देश ने हजारों साल के लड़ाई के बाद भी सिस्टम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, कहीं कहीं पे छोटे छोटे उसके अंश दिखते हैं। तो क्या थे हमारे, मतलब क्या हमारे स्ट्रेंथ्स थे? गुरुकुल्स। 150-200 साल पहले कहा जाता है कि भारत के जो गुरुकुल थे वहां पे लगभग सारी चीजें पढ़ाई जाती थी जो अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड में उतनी चीजें शायद नहीं पढ़ाई जा पा रही है एक साथ। उतने सारे सब्जेक्ट्स होते थे, कहा जाता है कि 4, मतलब इतिहास है कि 4 विषय, मतलब 4 भाषाएं लोग जानते थे। और भारत में एक रिसर्च था, वेस्टर्न साइंटिस्ट ने, मतलब एजुकेशनिस्ट ने रिसर्च किया कि, तो उन्होंने पाया कि 97% नॉर्थ इंडिया में और 100% साउथ इंडिया में लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेट नहीं, साइन करना सिर्फ नहीं आता, एजुकेटेड हैं। तो जब इतनी बड़ी परसेंटेज थी तो प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ कि हमारे सिस्टम को तहस नहस किया गया, उस तरह के एक्ट्स बना गए। बहुत सिंपल चीज है बट ये लोग बातें नहीं करते हैं। 1860 एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, बहुत लोग जानते होंगे। 1888 का जो ट्रस्ट एक्ट हुआ, उस तरह के जो नियम आए और वो नियम अभी भी चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इतनी हमारी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, बट वो नियम चल रहे हैं। तो उनको बदलने से ही आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब कई जगह हो क्या रहा है, बहुत सक्सेसफुल जो केस स्टडीज जो भी बात की, मतलब जो हमारे मिश्रा जी ने भी बहुत अच्छा बताया, गोबर और बहुत सारी चीजों की बात की। देसी गाय का गोबर जहां पे रहेगा वहां पे आपका फ्लड भी नहीं आएगा और सूखा भी नहीं पड़ेगा। ये बहुत सिंपल चीज है। ये सवाल तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बारे में एलैबोरेशन बताइए, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, इन्वेस्टिगेट तो आपको करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा हुआ आपने पूछा, तो मैं सोचा कि शायद समय नहीं है। लेकिन ये है कि जहां देसी गाय का गोबर होता है तो क्या है, वहां पे बहुत सारे जो अर्थवर्म्स हैं वो दिन में मतलब लाखों बार ऊपर नीचे करते हैं। आप छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। आपने कहीं कहीं पे गांव में मिट्टी में देखा होगा, छोटे छोटे एकदम छिद्र छेद हैं, तो वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। अर्थवर्म्स क्या करता है? अर्थवर्म्स कोई, मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी बढ़ाने में और जो सॉइल का जो कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट, हेल्दी कंटेंट जो सॉइल को चाहिए, वो लाने में मदद करता है। तो क्या होता है, जैसे हम केमिकल्स कहीं डालते हैं तो वो खत्म हो जाता है, अर्थवर्म्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर असली वर्कर अर्थवर्म है, सेकंड है फार्मर। तो इसका मतलब ये समझें कि अर्थवर्म सिर्फ मिट्टी का नीचे से ऊपर सतह पर लाना और सतह का मिट्टी को नीचे ले जाना एक पोर्स भी पैदा करता है जिससे पानी सोख होता है। इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्विफर्स में पानी आ जाता है। अब जहां पे ऐसी स्थिति नहीं है वहां पे क्या होता है, सरफेस पे पानी रहता है, फिर समुद्र में चला जाता है, तो फ्लडिंग हो जाता है। तो एक्विफर में अच्छे लेवल का पानी आ गया जो स्टोर हो गया, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, और उसके बाद ऊपर पानी बहा नहीं सरफेस, तो फ्लड्स नहीं आए हमारे। तो ये बहुत सक्सेसफुल बढ़िया चीज है। देसी गाय को हमें वापस अगर लाएंगे, और ये देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से होता है। ऐसा क्यों होता है कि भैंस में नहीं होता और दूसरे गाय जो देसी गाय के अलावा जो गाय हैं उनमें ऐसा क्या है? ये एक मतलब बेसिकली 2 है, A2 और A1। तो जो A2 जो गायों में A2 प्रोटीन होता है, जो देसी गायों में होता है, तो उनमें ये होता है क्वालिटी, और A1 में नहीं होता है। तो जो विदेशी या जो मिक्स नस्ल की जो गाय है वो A1 होती है, A2 नहीं होती है। और A2 का ही दूध भी अच्छा होता है। A1 का दूध जो है बीमारियां पैदा करता है, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, वो सब पैदा करता है। तो अगर आप दूध पीते हैं तो आप A2 ही पीजिए, नहीं तो मत पीजिए, क्योंकि बीमारी वाली पॉइजनस चीज खाने से कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, इकोनॉमी की बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी की बात, जो देसी गाय अगर आपके पास है, क्यों किसान खुशहाल थे? भारत में लक्ष्मी क्यों गांव में रहती थी? क्योंकि किसानी खेती के साथ वो देसी गाय रखते थे। तो देसी गाय का जो गोबर गोमूत्र से उसको खाद कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हुआ नहीं। दूसरा फायदा क्या होता था कि उपले थे। उपले मॉडर्न सेंस में बोला है तो पोल्यूशन करते हैं, लेकिन जितने पोल्यूशन बाकी जो चीजें करते हैं, पोल्यूटेंट, चाहे पेट्रोलियम हो या कोल हो, उतना पोल्यूशन गोबर के से नहीं होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको वापस लाने की जरूरत है, बट बायोगैस हो सकता है। बायोगैस बहुत अच्छा तरीका है। BNG जो बोलते हैं, बायो नेचुरल गैस, वो हो सकता है। कुछ गाड़ियों में भी लोगों ने लगाया है, उसको एक्सपेरिमेंट किया है, सक्सेसफुल है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा, तो डिसेंट्रलाइज होने से क्या है, गांव से लोगों को वापस नहीं आना पड़ेगा। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हर गांव तक पहले जो था वापस लौटेगा, और वहां से इकोनॉमी, मतलब लोगों की मतलब रूरल इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। तो एग्रीकल्चर के साथ ये, उसके साथ फूड प्रोसेसिंग, अचार वचार, बहुत सारी अच्छी चीजें गांव में बनती थी। अब उसको बड़े शहर के पास बनाने की फैक्ट्रियों में जरूरत नहीं है, कि गांव में इतनी सारी औरतें हैं, लोग हैं काम करने के लिए, उनको लाइवलीहुड मिल जाएगा। तो लोग गांव से पलायन नहीं करेंगे तो अर्बन स्लम्स नहीं होंगे, स्लम्स नहीं होंगे तो जैसे दिल्ली में हालत हो रही है वो नहीं होगी। अजय जी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सुनते रहे। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हिंदुस्तान की जो मूल था
हिंदुस्तान के मूल में जो था समाज और सामाजिक व्यवस्था, ये तो उसमें निहित था। क्यों हम उससे भटके और आज हम वही बात फिर से कर रहे हैं। जो हमारा नॉलेज गेन था समाज में जीने का, वो कहते थे मिट्टी के घर में रहना और उससे आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज एसी की वजह से लोग इतने सारे एडिशनल मेडिकल इश्यूज से जूझ रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? आई एम टॉकिंग ऑन द बिगर पिक्चर, नॉट ऑन द स्पेसिफिक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऐसी क्या चीज़ थी जो हिंदुस्तान में हमने इतनी तेज से उसको यूटिलाइज किया, और इसको जो हमारी विरासत थी, जो हमारा खुद आज योगा पूरी दुनिया में है, वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हिंदुस्तान के जातीय ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें थी। क्यों ऐसा हुआ कि लोग वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को इतना बेतहाशा फॉलो करते रहे और आज हम जहाँ पहुँचे उसके हम अपने आप ही शिकार हो गए? देखिए, इसमें क्या है कि काफ़ी सालों तक भारत पे राज रहा जो विदेशी राष्ट्रों, मतलब इंग्लैंड का, सब जानते हैं। उस दौरान उन्होंने देखा कि भारत इतना रिच है कल्चर, हेरिटेज, एजुकेशन में, कि मतलब इस पे ज़्यादा दिन कब्जा नहीं किया जा सकता है, रखा नहीं जा सकता है कब्जा। अभी तो छोटी छोटी लड़ाई हुई 1857, तो लोग घबरा गए उसी से, उसके पहले भी काफ़ी सारी हुई थी। अंग्रेजों ने काफ़ी फूट डाली हिंदू मुस्लिम और जातीय, और हमारा जो जाति सिस्टम इतना खराब है, जबकि हमारा जाति सिस्टम था नहीं, कुछ 100 साल पहले वर्ण सिस्टम था। तो उस कारण से काफ़ी डिविजन्स हो गए सोसाइटी में। तो दूसरा क्या हुआ कि जो जैसे दुनिया की इकोनॉमी, जो वेस्टर्न इकोनॉमी जब ग्रो करने लगी, जो जैसी भारत की इकोनॉमी 1000 साल पहले थी, वैसे वेस्टर्न इकोनॉमी 200-300 सालों में ग्रो करने लगी। तो जब ग्रो करने लगी तो उनके पास पैसा बहुत आया, और पैसा क्या है, एक चीज दिखता है। भारत में बार्टर सिस्टम था जो बहुत ही शानदार सिस्टम था, वर्ड क्लास सिस्टम था, लालच नहीं होता था उससे, कोई होर्डिंग नहीं कर सकता था ज्यादा, क्योंकि एक चीज देंगे, एक प्रोडक्ट या सर्विस, और उसके बदले दूसरा प्रोडक्ट सर्विस लेंगे। तो अपनी जो इकोनॉमी थी, इतनी स्ट्रांग थी रूरल इकोनॉमी, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने खूब पैसे, खूब दिमाग लगाए। और 60s 70s के पहले, सबको पता है, हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं, मतलब जनरल्स हैं और विंग कमांडर साहब हैं, तो इनको पता है मतलब कि जब ये यंग थे उस जमाने में कितने कम लोग, कुछ जॉब्स गांव के, जो कुछ फौज में ऑफिसर्स तो बहुत कम ही होते थे, बाकी जो सोल्जर्स होते थे अलग अलग उसमें, और कुछ जॉब्स नौकरियों में जाते थे। नौकरी में जाना नहीं लोग चाहते थे, कई लोग नौकरी जाके भी छोड़ के चले आते थे, गांव में लोग रहना चाहते थे। तो क्योंकि गांव में क्या था, संतुष्टि थी, थोड़ा काम किया 4-5 घंटे, फिर गांव के प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व किए, अपने घर के प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व किए, खुद से घर बनाए अपने हाथों से। अजीत जी, मेरा आई मीन सॉरी टू इंटरजेक्ट, सी इफ यू आर रेडी टू बी सोल्ड, नोबडी इज देयर टू बाय यू। हम अपने आप की अपनी ज़मीर को बेच रहे थे, तो दूसरे को हम क्यों सवाल करें? आई थिंक दैट इज मे बी अ वेरी 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 पॉइंटेड सवाल, कि हम अंग्रेज़ों को गालियां दे रहे हैं, हम दूसरों को कह रहे हैं जी हम गुलामी में थे, हमने ऐसा था, हम कोई नौकरी नहीं था, बार्टर सिस्टम। यदि आपका सिस्टम इतना रोबस्ट था, तो वो क्यों नहीं अपने आप सेल्फ सस्टेन और सेल्फ प्रोसेस करके अपने आप को लिवरेज कर पाए? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आज यदि हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, और एक दशक के बाद $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, और जो भी ये सोच रखती है भारत के लोग, या भारत में ये विचार एक बार फिर से आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ कि हमने अपने आप को सोल्ड किया? दिस इज़ अ वेरी डर्टी वर्ड। बहुत सारे इसके पर्यायवाची, और संस्कृत में हम बहुत सारे शब्द कह सकते हैं, आई डोंट वांट टू यूज दैट। बिल्कुल आपने कहा, सही बात। असल में परिस्थिति ऐसी हो गई कि हम लोग धीरे धीरे करके कमज़ोर होते गए लगातार, और इतने कमज़ोर हो गए, आप सोचिए कि हमारे जो आचार्य थे, गुरु थे, जो हमारे गुरुकुल्स थे, वो समाप्त हो गए। तो हमें जो ज्ञान और जो शिक्षा और जो मजबूती मिलती है कि 18, 20, 25 साल होने तक जो ये ट्रेनिंग मिलती है, मतलब हमारे जनरल्स लोग हैं सामने, तो आर्म फोर्सेज में ट्रेनिंग मिलती है, तो 22, 24, 25 साल जो ट्रेनिंग मिलती है, उसी के बल पे अगले 30-40 साल अच्छा जीवन जिया जाता है, और देश को, समाज को संभालने का। तो वो स्पिरिट खत्म हो गई देश समाज की, सेल्फिशनेस आ गया, और समझिए कि अब 5.5 लाख से ज्यादा गुरुकुल्स को नष्ट किया गया, आचार्य लोगों को मार दिया गया, भगा दिया गया, छुप छुप के कुछ लोग थोड़ा बहुत चलाते थे, और थोड़ा बहुत जो बचा के रखे। कल्चर हेरिटेज को बार बार बोला गया, आप बेवकूफ़ है, मतलब आपको कुछ नॉलेज नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया, तो 2-4 लोग अंग्रेजी शिक्षा से बाहर से आ गए बहुत अट्रैक्ट होके, तो उनको देख के लोग और अट्रैक्ट होने लगे। फिर कपड़े वपड़े बदल गए सारे, देसी कपड़े। जैसे मुझे कोई फॉर्मल बोलता है, तो आपसे भी चर्चा हुई थी इस बारे में, तो मैं बोलता हूँ मेरा फॉर्मल ड्रेस मेरे देश का ही है, और मेरा भी ड्रेस यही है। तो क्या है, ड्रेस हमारा देसी ड्रेस है, देसी और ड्रेस। जैसे त्यागी जी आज धोती पहन के आए। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं। तो ये एक बड़ी विशेष चीज है। तो हम अपनी संस्कृति के प्रति खुद रेस्पेक्टफुल नहीं होंगे,
जैसे हमें भी, आप कहते हैं हमें भी बहुत प्रेशर पड़ता है, मैं आप लोगों से खुल के बताता हूँ कि मेरे घर में खुद बहुत प्रेशर पड़ता है, बेटे का, माता पिता का, पत्नी का और करीबी दोस्तों का। लेकिन मैं जानता हूं कि सही रास्ता क्या है, मतलब कन्विक्शन मेरा स्ट्रांग है। तो इतने साल के, 32 साल के प्रेशर के बावजूद मैं जो काम मैंने शुरू किया था 91 में, जो 81 में मैंने बचपन में सोचना शुरू किया था, थैंकफुली और आप सब लोग के सहयोग से, काफी सारे और लोगों के सहयोग से और काफी सारे लोगों के ज्ञान से करते करते आगे बढ़ रहा हूं। और मैं बता रहा हूं कि करीब 20-25 नोबेल लॉरिएट से चर्चा हुई, कुछ देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से चर्चा हुई, कोफी अन्नान से चर्चा हुई। और एक बहुत आपने जो बात कही उसमें एक मैं उदाहरण देता हूं, कोफी अन्नान साहब से चर्चा हुई करीब 2011 या 12 में, जब दिल्ली आए थे वो, तो चर्चा हुई कि उन्होंने बोला अर्बनाइजेशन पूरी, द होल वर्ल्ड विल बी अर्बनाइज्ड, 50% वर्ल्ड विल बी अर्बनाइज्ड। मैंने बोला बट वेयर, डू वी वांट मोर स्लम्स? तो उन्होंने बोला यस, स्लम्स आर ए चैलेंज बट वी कांट डू मच। हम बोले वी कैन डू, वी नीड टू रूरलाइज नॉट अर्बनाइज। वाई? बिकॉज इंडिया वॉज इन रूरल, मतलब 90% भारत के लोग तो गांव में रहते थे, बड़े अच्छे से, मतलब अच्छे से इन द सेंस की संतुष्टि जीवन पूर्वक रहते थे। अब उनके मन में लालच पैदा कर दिया गया रुपए का। घर से एक आदमी जब बाहर निकला और लोग देखते कि वो तो शर्ट पैंट पहन के आने लगा, पैसे देने लगा लोगों को, तो लालच वहां से शुरू हुई प्रक्रिया। वो प्रक्रिया चलते चलते अब इतनी जबरदस्त हो गई कि अब 99.9% लोग गांव में नहीं रहना चाहते हैं, ना जाना चाहते हैं। जो गांव में हो मजबूर है, बुजुर्ग लोग हैं या फिर जिसको कुछ खास काम नहीं मिल पा रहा है वो है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ आपके विचारों को, क्योंकि गांव, अब भारत सरकार और सिस्टम और देश गांव की ओर बढ़ रहा है, विच इज़ ए गुड साइन। इट विल, द स्पीड एंड स्केल इज समथिंग दैट वी आर कंसर्न एंड वी आर फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली, द ह्यूमन डायनेमिक्स। एक आखिरी सवाल और बहुत छोटा सा सवाल, आप जो खुशी ग्राम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। व्हाट इज़ द आइडिया, वेयर डू यू वांट टू take this and who are your target audience? वो थोड़ी से डिटेल में बता पाएं 3-4-5 मिनट में। बिल्कुल। 2011 में ये खुशी ग्राम नाम जो है इंडिया हैबिटेट सेंटर में दिल्ली के एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, बहुत लोग जानते होंगे शायद, पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, काफी उन्होंने काम किया है, और रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी और काफी लोग थे और भी। तो उसी दौरान मुंह से निकला, मतलब मैं इसकी मतलब वो नहीं लेता हूं कि मैंने ही बोला, कहीं मुंह से निकल गया कि भारत के सारे गांव, सारी कम्युनिटीज खुशी ग्राम होनी चाहिए। और फिर लोगों ने उसको लैप कर लिया, ले लिया कि ये बहुत अच्छा नाम है, ये करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट था। उस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं आए थे, 4 साल बाद आए वो। तो टारगेट तो हमारा वही था। अब उसको नाम जो भी दें, तो हर जगह, हर गांव, हर कम्युनिटी को खुशी ग्राम बनाने का मतलब है कि इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और टारगेट जो वहां पे रिलेवेंट हो, लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, वो फुलफिल करना। तो फुलफिल कैसे होगा, हमारा रोल क्या है? तो जब हमने संस्था, एक दूसरी संस्था शुरू की थी कॉलेज के जमाने में, तो हमने उसमें लिखा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मिलके काम करना। मिलके काम करेंगे तो सब कुछ संभव नहीं है, मिलके नहीं काम करेंगे तो कितना भी टैलेंट होगा, कितना भी रिसोर्सेज होगा, लेकिन सफल नहीं होंगे। तो तभी हमने पार्टनरशिप अप्रोच में काम शुरू किया। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे पार्टनर्स मिलके ही लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। 2030 का लक्ष्य मुश्किल बहुत लग रहा है, लेकिन असंभव नहीं है। भारत के लिए तो बिल्कुल असंभव नहीं है। भारत के पास इतने रिसोर्सेज, वो पोटेंशियल है। सिर्फ पार्टनरशिप्स करने हैं। पार्टनरशिप्स किनके बीच में? जैसे अभी मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आए थे जो एजुकेशन, शिक्षा विभाग से हैं, तो पार्टनरशिप्स बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप्स में एनजीओज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, आरडब्ल्यूएज, गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉरपोरेट्स, जब ये सारे मिलके करेंगे, और सबसे बड़े रिसोर्स चूंकि हमारे मुझे मतलब सामने हैं, तो मुझे बार बार जो चीज मैं सोचता हूं, एक सर्विसमैन, भारत का बहुत बड़ा रिसोर्स है एक सर्विसमैन। उनको हर एक सर्विसमैन जो है किसी न किसी स्किल में पारंगत होता है, बेस्ट होता है, चाहे इंजीनियरिंग कोर हो, मेडिकल कोर हो, जो भी सब अलग अलग, टेलीकॉम, जो भी चीजें, उनके रिसोर्सेज को यूज करना। उनकी संख्या मुझे लग रहा है शायद करोड़ में या 50 लाख इस तरह की, 40 लाख इस तरह की संख्या होगी। और अब क्योंकि लोग की लाइफ मतलब जीवन बढ़ गया है, तो मतलब 60 के बाद या 55 के बाद जल्दी रिटायर हो जाते हैं वैसे तो आर्म फोर्सेस के लोग कई बार, तो उनके पास 20 साल 30 साल देश को देने के लिए होता है, और तब वो काम करें ऐसा, इसमें तो लीड करें वो, तो बहुत चीजें की जा सकती है। और हम उनके साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। और एक और देश की बहुत बड़ी समस्या है जिस पे मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आधा मिनट बस। सेफ्टी सिक्योरिटी की हम बहुत इनसिक्योर है, अनसेफ फील करते हैं हर जगह पे। कोई लड़की रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, बहुत कम शहरों में खुल के अकेले जा सकती है। इवन लड़की क्या, और भी बड़े लोग या बच्चे भी हम नहीं छोड़ सकते। जो पहले बचपन में हम थे तो ऐसा नहीं था, हम लोग 7-8 साल के बच्चे मोहल्ले में पूरा घूम के आ जाते थे अकेले। तो वो सिचुएशन सब कैसे वापस है, तो उसमें भी एक सर्विसमैन और बाकी लोगों की जरूरत पड़ेगी कि कैसे हम सिक्योर्ड एनवायरनमेंट बनाए, कैसे
एक ग्रुप्स बनाए सिविल सोसाइटी जो वहाँ पे ध्यान रखे। लेकिन इसके साथ चैलेंज है सस्टेनेबल भी कैसे रखना, मतलब इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी, अर्थ, पैसा, रुपया पैसा थोड़ा बहुत होता रहे, बहुत ज्यादा नहीं, लालच वाला नहीं, बट शुभ लाभ जो बोलते हैं, मनी थोड़ा बहुत, और सोसाइटी, सोशल बेनिफिट्स, रिक्वायरमेंट जो भी है, और एनवायरमेंट, प्रकृति, नेचर के साथ। तो नेचर के साथ लिविंग मतलब कॉस्ट बहुत कम लगता है। अगर आप सुबह उठ के काम करना शुरू करेंगे और शाम को काम बंद कर दें तो लाइट्स की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। अगर आप टाइम के हिसाब से काम करेंगे तो एयर कंडीशनिंग की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। अगर घर के आसपास काम करेंगे तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। तो आपका फुटप्रिंट कितना कम हो गया कार्बन का। पानी को आप रीयूज करेंगे, पानी हम पहले गंदा नदी में नहीं डालते थे वो, तो पानी का रीयूज हम लोग कर लेते थे वहीं पे। इवन जो छोटा कच्चा नाला होता था गांव का, आप लोगों को ध्यान होगा, तो उसका पानी अपने आप सूख के कंपोस्ट बन जाता था वो। तो कहीं कुछ हमने डाला ही नहीं, अपने आप से खाद बन गया, मिट्टी बन गया, कुछ करना, इतना बढ़िया सिस्टम था हमारा, इतनी सुंदर नदियां थी। 50 साल पहले तक यमुना का पानी पीते थे लोग दिल्ली में, 60 साल पहले तक। 60 साल 70 साल के बाद ही, मतलब लास्ट 60-70 साल में ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हुए। तो हम वापस वैसे आ सकते हैं, बस कमिटमेंट की जरूरत है, पॉलिटिकल विल की जरूरत है, पॉजिटिविटी की जरूरत है, फीलिंग की हम कर सकते हैं, और सब पार्टनर्स को लेके। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पिछले 15-20 दिनों का एग्जांपल देता हूँ। मैं 3-4 मीटिंग्स में गया, कुछ सेशंस शेयर किए हमने। तो ग्रेटर नोएडा में एक बिमटेक करके कॉलेज है, वहाँ पे मतलब 10-12 इंस्टीट्यूशंस थे, उनकी मीटिंग थी, काफ़ी लोग। 2 दिन का था, तो मैं 2 दिन रुका इसीलिए क्योंकि हमें था कि ग्रेटर नोएडा में कैसे काम कर सकते हैं। तो 2 दिन के अंत में लोगों को समझ में आ गया कि मिलके काम करना है। तो लोगों ने बोला कि हम सब मिलके, जो पार्टनरशिप की बात अभी कर रहा था, अलग अलग तरह के सोशल, मतलब NGO सबको साथ लेके, वो लोग तैयार हो गए। ग्रेटर नोएडा में हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ 10-12 प्रोमिनेंट वहाँ के प्राइवेट सेक्टर के और 1-2 गवर्नमेंट सेक्टर के भी इंस्टीट्यूशंस हैं। उसी तरह से गुड़गांव में भी हुआ, और अब हम और जगह साउथ दिल्ली में भी कर रहे हैं। 4 स्कूल है, जैसे MDI गुड़गांव है, बिमटेक है इधर। तो उन सब के साथ मिलकर हम लेके दिल्ली NCR में कर रहे हैं, और वो थोड़ा आगे बढ़ेगा तो फिर हम 2-3 महीने में ट्रैवल बाहर भी करेंगे। लखनऊ में भी काफ़ी लोगों से बात हुई, आप भी परिचित जानते ही हैं। सेंट्रल यूपी, अलग अलग ग्रुप्स है हमारी, तो उसमें लेके वहाँ कैसे नेचुरल फार्मिंग से इनकम बढ़ाएं फार्मर्स का, सॉयल भी अच्छा होगा, नदी में पानी भी अच्छा जाएगा, कोई वेस्ट भी नहीं, तो नदी भी खराब नहीं होगी, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, प्लस फूड अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, विन विन रहेगा। तो ये चीज़ें मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू। आपने जितनी सस्टेनेबल जो चीज़ें हैं उनको जिस तरीके से, जितना सरल भाव से आपने समझाया, आम जिंदगी की रिक्वायरमेंट भी उतनी सी है। आम जिंदगी जनरली ऐसे ही जीनी चाहिए, और ऐसे ही शायद एक नया बयार जो बहना शुरू हुआ है, नए तरीके से जो हम सोचने की, वापस अपने रूट्स की ओर जा रहे हैं। आप जो ने जो मुहिम छेड़ा है, या यूँ कहें जो आपने अपने आप को एक्सपेरिमेंट के सिचुएशन पे ला के रखा है, जो आप अपने आप, व्हाट महात्मा गांधी यूज्ड टू से, मैं गुड़ खाता हूँ तब तक मैं नहीं बताऊंगा कि आपको गुड़ खाना अच्छा है या नहीं। आई एम रियली वेरी टच्ड एंड द वर्क दैट यू आर डूइंग, माई बेस्ट विशेस टू यू। खुशीग्राम के लिए भी और आपकी जातीय जिंदगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत कुमार जी। सतत विकास लक्ष्य और 2030 खुशीग्राम में आप जो काम कर रहे हैं। आज का अंतिम सेशन बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए मित्रों होने वाला है। ये 5वां सेशन है आज के कॉन्क्लेव का। पहला था उच्च शिक्षा के बदलते आयाम, चुनौतियां और संभावनाएं, जिसमें माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आपसे रूबरू थे। उसके बाद बदलता भारत रक्षा के क्षेत्र में 3 पूर्व सैन्य अधिकारी हमारे बीच थे। तीसरा सेशन था नवोन्मेषी भारत, अंधता का निदान। चौथा सेशन था आज़ादी का अमृतकाल। अब ये 5वां सेशन होने वाला है, जिसका नाम है मित्रों आज़ादी का अमृतकाल और बदलता उत्तर प्रदेश। तालियों के साथ स्वागत करें अभी सभागार में घुसे हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मित्रों। प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव के बारे में बता दूं कि भारत के तमाम समाचार पत्रों में विभिन्न विषयों पर इनके संपादकीय आप पढ़ते रहते हैं। तो अब मुकुल श्रीवास्तव जी से मैं गुजारिश करूंगा, सर जर्नलिज्म इज व्हाट, एक यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में आप हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन और एक कम्युनिकेशन ऑन योर मोबाइल, प्रेस रिलीज हम अब हर एक सेकंड लिख रहे हैं सर। एवरीबडी कैन राइट अ प्रेस रिलीज। डू यू थिंक, श्रीवास्तव सर, मैं यही पूछना चाहूंगा, डू यू थिंक द स्पीड एंड स्केल ऑफ मैसेजिंग
और स्पीड एंड स्केल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्विटर जिस तरीके से पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन को एकत्र करके एआई लगा के उसको मैनिपुलेट कर रहा है, ये तो मुझे लगता है कि कोका कोला ऑफ 2023 बन चुका है। आई होप व्हाट आई एम गेटिंग अक्रॉस माय मैसेज टू यू सर। डिजिटल वर्ल्ड को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया, एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूँ आप सबों को, कि यदि आप हिंदुस्तान, इंडिया का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे तो आपको वर्ल्ड वाइड गूगल, आपको गूगल बाबा आपको हिंदी में लिखने को, लोअर केस में लिखने को मजबूर करता है। आपको और यूके का नाम लिखेंगे तो आपको नॉर्मल तरीके से हायर केस और नॉर्मल केस में आता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप अपने जीमेल पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लिखिए और अपने आप को ईमेल भेजिए कि मैं टूरिज्म में जाऊंगा, मैं आई एम लुकिंग फॉर ए टूरिस्ट स्पॉट, I am looking for adhyatm spot, I am looking for a sports spot, and you are tagged and you are given thousands and thousands of what you call input. ये AI का कमाल बहुत बढ़िया है, लेकिन मार्केटिंग टूल तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। But then now getting back to the basics, where do you see, sir, that communication, highway, media, how we have to check and balance, because that is most important, sir. डिजिटल कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे पॉजिटिव साइड हैं, लेकिन फ्लिप साइड इज़ व्हाट वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट, बिकॉज वहाँ से हमने दिल्ली में राइट भी देखा, इसी वजह से हमने बहुत जगह ये इश्यूज बनता जा रहा है। हमने यूएसए में देखा कि ब्लैक्स का जो एक बंदा था उसका मर्डर हो गया, पुलिस ने जो किया, एंड हाउ दैट कम्युनिकेशन एंड पीआर एंड द न्यूज़ एंड द डिजिटल वर्ल्ड बॉम्बार्डेड। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वी नीड टू फोकस वेरी मच इनटू हाउ डू वी कम्युनिकेट एंड व्हाट डू वी कम्युनिकेट एंड हाउ डू वी कंट्रोल इट, नॉट बिकॉज डेमोक्रेसी कैन नॉट गो एंडलेसली फॉर सेइंग दैट अरे हम डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आई होप आई गॉट द मैसेज टू यू एंड योर ऑब्जर्वेशन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट सर। शुक्रिया। चल रहा है, मुझे लगता है मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही होगी। आपके सवाल की बहुत सारी परतें हैं और इनका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सारी दुनिया में लिखने पढ़ने की परंपरा तो रही है, लेकिन ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, जो इंटरनेट है, ये एकदम नई चीज़ है। अब भारत के सामने, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट प्रयोगकर्ता देश है, लेकिन भारत महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि पहला चाइना है। चाइना का जो इंटरनेट है वो क्लोज्ड है, वहाँ गूगल नहीं है, वहाँ ट्विटर नहीं है, वहाँ जीमेल नहीं, तो उनका अपना एक पैरेलल सिस्टम है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उनका डेटा है और जो मेटा डेटा है और जितना हम डेटा जनरेट कर रहे हैं, जैसे अभी हम ये इवेंट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आप इसका फेसबुक लाइव करेंगे, यूट्यूब पर ले जाएंगे, इंस्टा पर ले जाएंगे, कितने तरह का डेटा जनरेट कर रहा है, इस पर सारी दुनिया की निगाह है, क्योंकि उसी से हमें ट्रैक किया जा सकता है हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। और चाइना के पास ऐसा कोई बाजार नहीं है, मतलब दुनिया के लिए वो बंद है, वहाँ फेसबुक नहीं है। फेसबुक को हम हिंदुस्तानियों ने बनाया, गूगल को हम हिंदुस्तानियों ने बनाने का मतलब ये है कि अगर हमारे इतने यूजर ना होते तो इतने बड़े ना होते। लेकिन भारत में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, अब शायद 20 तारीख को पार्लियामेंट में आ रहा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो पास हो जाएगा, उस पर भी डिस्कशन चल रहा है। जबकि यूरोपियन यूनियन ने GDPR 2016 में एक्सेप्ट किया, 2018 में लागू कर दिया, और हम 2023 में इसके बारे में सोच रहे हैं। तो एक तो पहला सवाल ये कि हमें अपने डेटा को लेकर के कोई भी फिक्र नहीं है कि मुझसे जब भी कभी मेरा मोबाइल नंबर कहीं मांगा जाता है तो मुझे लगता है कि मुझे किश्तों में काटा जा रहा है। मतलब एक मोबाइल नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोगों को, और उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है डार्क वेब पर, इंडिया का जो डेटा है कितने करोड़ों रुपए में बिक रहा है, लेकिन उसके लिए कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। अब जो दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके की आपने बात करी कि ये जो मीडिया मैनिपुलेशन हो रहा है, या जो ट्विटर AI बॉट्स की बात हो रही है, वो भी एक बड़ा मामला है। और उसके बाद ये चैट GPT और बार्ड, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो किस तरीके का कमाल कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इंटरनेट पर कैसी समस्याएं आ रही भारत में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट प्रयोगकर्ता वाला देश, जहां बाप और बेटा दोनों एक साथ फेसबुक चलाना और व्हाट्सएप यूज करना सीख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि गलतियां होना लाजमी है, क्योंकि जब हम जीवन में किसी संकट पे आते हैं तो अपने सीनियर से सलाह लेते हैं।
बॉस परेशान कर रहा है, घर में कोई इशू है, कोई इस तरीके का मामला हुआ कि भाई आप बताइए क्या करें। लेकिन जब आप फेसबुक से परेशान हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर दुखी हो रहे हैं, तो आप अपने पिताजी से भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि पिताजी भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो यानी कि प्रयोग करने की कोई परंपरा नहीं है, तो ये एक तरीके का संक्रमण काल है। आप ये देखिए कि अभी हम मोबाइल को आए हुए करीब 23 साल हो गए हैं, अगर हम एग्जैक्ट बात करें, जो जब से इनकमिंग फ्री हुई, तो अभी हम मोबाइल मैनर्स नहीं सीख पाए हैं, इंटरनेट मैनर्स की तो बात दूर की है, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है कि हम अपनी पहचान छुपा लेंगे। आप ये देखें, और इसी से एक नया टर्म उभरा है, डिजिटल ईगो। फेसबुक या सोशल मीडिया पर जिन लोगों की फॉलोइंग ज्यादा होती है, वहां पर इस तरीके की समस्याएं ज्यादा आती हैं कि, और वो कई बार बहुत आक्रामक दिखते हैं किसी मुद्दे को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, पर जब आप उनसे व्यक्तिगत जीवन में मिलेंगे तो वो आक्रामकता नहीं दिखेगी। एक और जो चीज आपने गौर की होगी कि फेसबुक पर किसी बहस का अंत नहीं होता, आप किसी निष्कर्ष पर या कंसेंसस पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं सोशल मीडिया पर हमसे भी गलती हो सकती है, हमें शायद और पढ़ने की जरूरत है, शायद हमें और सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। अब इससे क्या हो रहा है, एक और तरीके की समस्या पैदा हो रही है, इसे बोलते हैं इको चैम्बर। अब अगर मान लीजिए कि मैं किसी एक खास विचारधारा से प्रभावित हूं राजनीति में, और तो जो दूसरी विचारधारा है उससे मैं किनारा कर लूंगा, उन लोगों को ब्लॉक कर दूंगा, वो लोग कमेंट करेंगे तो डिलीट कर दूंगा, और उसके बाद हम जिस विचारधारा से प्रभावित हैं उसी विचारधारा में हुआ करते रहेंगे। अब ये जो सीखने सिखाने की परंपरा पहले विमर्श से पैदा होती थी कि कुछ आपने कहा, कुछ हमने कहा, और वो एक शेर है कि तुमसे बुलाया ना गया और हमसे आया ना गया, फासला दो दिलों का था मिटाया ना गया। जो फासले हैं वो मिटने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि आप अपनी आवाज बार बार सुनते हैं। आप जिस विचारधारा से प्रभावित हैं उसकी बात कितनी सही है, कितनी गलत है, आपने कुछ भी लिख दिया तो जो आपके समर्थक हैं, वाह भैया जी, वाह सर जी, क्या लिखते हैं, और इस तरीके से। तो ये एक और तरीके की समस्या जो है वो भारत में पैदा हो रही है, क्योंकि और इन सारी चीजों को हमें एड्रेस करना है एक साथ। और इसी से जुड़ा हुआ मामला है जो है फेक न्यूज का। अब देखिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है फेक न्यूज को रोकने के लिए। कारण सीधा सा, उस वक्त तो जब उनको अदालत में घसीटा जाता है तो वो भोले बन जाते हैं कि साहब हम तो थर्ड पार्टी हैं, हम पब्लिशर तो है नहीं, कोई कुछ भी लिख देगा तो हम कैसे रोक सकते हैं, ये मामला है। अब क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं इंगेजमेंट। आप जितनी देर फेसबुक पर फंसे रहेंगे, ट्विटर पर या इंस्टा पर रहेंगे, उतना उनको फायदा होगा। अब इससे क्या हो रहा है, अब इससे एक और समस्या हो रही है, वो आपको इंगेज कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले तो जब हम लोग कहीं बात करते थे बच्चों से, तो YouTube चैनल हर आदमी बनाने लग गया था। अब पूरा देश रील बना रहा। चैलेंज ये है कि लोग 30 सेकंड की रील भी पूरी नहीं देख रहे हैं। तो इतनी इंस्टेंट कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप खुद गौर करें, आप कितने बड़े भी पढ़ाकू क्यों ना रहे हों, लेकिन अब आपका पढ़ने की बजाय देखने का बड़ा मन करता है। उधर ऑडियो बुक्स का मामला आ गया है कि साहब स्टोरी टेल पर सुन लेंगे, किताब कौन पढ़े। तो कई सारे स्तर पर इंटरनेट हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की विजनरी नीतियों की जरूरत थी उसमें हम पिछड़ रहे हैं कि हम इतना बड़ा डेटा जनरेट कर रहे हैं। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे समस्या पैदा कर रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सुना होगा, अगर जुकरबर्ग साहब ने अपना एक वो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं जिसका नाम है थ्रेड्स। अब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि भाई ट्विटर तो ठीक कर रहा था उनका, व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक तो बहुत बढ़िया कर रहा है, जरूरत क्या थी। अब जो आप सब ने पता नहीं चैट जीपीटी यूज किया नहीं किया, तो आप उसे कोई सवाल पूछते हैं, वो सवाल का जवाब देता है और उससे वो सीख रहा होता है, वो आपको समझ रहा होता है। अब मजेदार बात है कि वो जो जवाब दे रहा है वो जवाब कहां से आ रहा है। उसके लिए एक चीज होती है इंटरनेट स्क्रैपिंग, और उसका बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा बाजार है। ये थोड़ी सी तकनीकी चीज है जिसके बारे में अभी भारत में तो हम रील बनाने में बिजी हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं। और वो जो जवाब दे रहा है वो उसका अपना नहीं है, उस पर कॉपीराइट किसका है। मैंने मान लीजिए कोई लेख लिखा, या मैं ब्लॉगर हूं और मैंने अपने ब्लॉग पर कोई पोस्ट लिखी और वो पोस्ट 15 साल पुरानी पड़ी हुई है, और अभी गूगल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करी है और गूगल ने कहा है कि आप जो गूगल के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं
हम वहां से वो सारी सामग्री इंटरनेट स्क्रैपिंग के लिए ले सकते हैं। और चूंकि हम फंसे हुए हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है, तो मजबूरी है, आपको जीमेल यूज करना है, ब्लॉग बनाना है, तो आप परमिशन देते जाएंगे। तो अब वो मेरी 15 साल पहले लिखी हुई कोई कविता, कोई कहानी, वो दे रहा है बार्ड को या चैट जीपीटी को कि देखो कि जब कोई लड़का या लड़की पहली बार कुछ लिखने की कोशिश करता है तो वो कैसे लिखता होगा, और उसके बदले में ना तो आपको पैसा मिल रहा है, ना आपको कॉपीराइट मिल रहा है, ना आपको क्रेडिट मिल रहा है, और गूगल ने पूरी दुनिया को अपना मैदान बना लिया कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। चाइना में ऐसा नहीं कर सकता, चाइना में वही नहीं, भारत में हो रहा है। और भारत सारी दुनिया के जो टेक जायंट हैं उनके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक बाजार है, क्योंकि एक तरफ लोग बगैर जाने समझे अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हमने कैसा समाज रच डाला है, इसमें जो कुछ चमक रहा है शर्तिया काला है। तो वो जो ये जो शर्तिया काले होने का मामला है, आप जिसे बोलते हैं कि फोमो का शिकार हो रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बार बार अब हम अपना मोबाइल देखते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आया, पता नहीं, जैसे लगता है कि हम ही लोग या देश चला रहे हैं, संस्थान चला रहे हैं, और अगर आप 2 मिनट चूक जाएंगे तो पता नहीं कौन सा पहाड़ गिर पड़ेगा, आंधी आ जाएगी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है इसमें कि हम गलतियों से बहुत तेजी से सीख रहे हैं। और इसका अगर मैं किसी रिसर्च पेपर का उदाहरण ना देते हुए अपने आसपास के जीवन का उदाहरण दें कि आपके घर में कोई 4-5 साल का बच्चा है, आप उसको मोबाइल सिखाते नहीं हैं, वो मोबाइल चलाना सीख जाता है, यूट्यूब पे अपना वीडियो भी खोज के देखना शुरू कर देता। यानी कि अब वो टेक्नोलॉजी से हम ज़्यादा तेजी से फैमिलियर हो रहे हैं। तो अब वो लड़का जब बड़ा होगा तो उसे डूज एंड डोंट्स पता होंगे। आईपी एड्रेस ट्रैकिंग, कि भाई इंटरनेट पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करना है, कि ऐसा नहीं कि हमने फोटो अपनी नहीं लगा रखी है तो हम किसी को गाली दे के भाग सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये जो मैनर्स वाली चीज़ें, ये कानून बना करके नहीं सिखाई जा सकती, वो धीरे धीरे जो है हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन भारत के और जो बहुत सारी समस्याएं हैं उसमें इंटरनेट, डेटा, प्राइवेसी जैसे मुद्दे अभी बहुत पीछे, उसके बारे में और इसी से हमारी न्यूज़ भी प्रभावित हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें, मारिया रेजा है, एक फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं जिन्हें नोबेल मिला था, और उन्होंने पिछले दिनों गूगल की समिट में हम लोग गए थे, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि न्यूज़ इज़ अ डाइंग इंडस्ट्री। समाचार एक मरता हुआ उद्योग है, क्योंकि अब आप ये सोचिए कि अगर आप अपने अखबार पढ़ने की हैबिट के बारे में सोचें कि पहले हम लोग अखबार का वेट किया करते थे, और अब अखबार आ भी जाता है तो उसे देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसके बारे में आप ना जानते पहले से। अभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप रिलीज भेजेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर आपका ट्विटर हैंडल, आपका इंस्टा, आपका फेसबुक, वो ऑलरेडी सब ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा। और इस तरीके से जो समाचार के पचाने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रभावित हो रही है। तो हम लोग बड़ा घबराए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्या होगा, पर इस दुनिया में एक ही चीज स्थिर है, वो है परिवर्तन। तो इस परिवर्तन के लिए ये सब बहुत जल्दी हो गया। इसमें खास करके कोविड का बहुत बड़ा योगदान है कि जो चीजें 10 साल बाद होती वो अब 2 साल बाद होने लग गई हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशनल फेज बीत जाएगा और जो आने वाला वक्त है वो और बेहतर होगा। बेहतर होगा ये कैसे, ये आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भारत में ये हाल है, 2600 करोड़ रुपए का मार्केट हो जाएगा 2025 में। 2023 में भारत सरकार को गाइडलाइन जारी करनी पड़ती है फरवरी 2023 में कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में कौन लोग आएंगे, और आएंगे तो उनके डूज एंड डोंट्स क्या होंगे। आप ये सोचिए कि इंटरनेट ने या इस तरीके की मीडिया ने मठों को तोड़ दिया। अब अगर आपके पास हुनर है तो आपको काम मांगने जाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया आपका बाजार है और आप अपनी चीजें, अपने प्रतिभा का मुजाहरा वहां पर कर सकते हैं। उन सारी चीजों ने क्या किया कि टाइप बी और टाइप सी टाइप के जो शहर थे, जिन्हें छोटे शहर कहा जाता था, कस्बे कहा जाता था, वहां से हुनर निकल करके सामने आ रहा है। और ये जो प्रतिभा कुछ खास घरानों, मठों तक केंद्रित थी, वो अब समाज के अंतिम तबके तक पहुंच रही है, और इसमें इंटरनेट का एक बहुत बड़ा योगदान। सवाल यह है कि सर, जो आपने डेटा पोचिंग और डेटा अब्यूज़ की बात की, एंड द इकोनॉमी ऑफ स्केल
इंटेल जब आया था तो वो पहला मल्टीनेशनल कंपनी के दायरे में आया था। अब ये मल्टीनेशनल से आगे गूगल जहाँ पहुँच रहा है, फेसबुक जहाँ पहुँच रहा है, और हिंदुस्तान अपना एक सर्च इंजन तक नहीं बना पाता है। चाइना की हमने बात कर ली कि वो क्लोज्ड है, वॉट एवर इट इज़। आर वी रनिंग द यूएस इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी इज बीइंग रन बाय अस? फिलहाल इंटरनेट की तो जो हालत है वो हम चला रहे हैं उनकी इकोनॉमी। अब जो आपका ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि हम गूगल क्यों नहीं बना पाए, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में इसका सीधा सा उसूल ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है तो हम उसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करें, हम उसका फ़ायदा उठाएं और उस बचे हुए टाइम में, रिसोर्स में हम कुछ और डेवलप करें। जैसे ट्विटर के जवाब में भारत में कू ऐप आया, स्वदेशी के नाम पर उसको बहुत प्रसारित किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो सफल नहीं हो पाया। सफल ना होने का कारण ये नहीं है कि उसकी टेक्नोलॉजी में कोई समस्या थी। सफल ना होने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हम भारतीयों की ये जो मानसिकता, जो अब हालांकि अब बदल रही है, कि हमें एक फॉरेन टैग चाहिए होता है कि अगर ये वहाँ का है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और जो हमारा प्रोडक्ट है वो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं इसलिए आशान्वित हूँ कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम गूगल से बेहतर प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि लैंग्वेज के मामले में मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि 2017 में सारी दुनिया में अंग्रेजी 5% लोगों की मातृभाषा थी और करीब 82% जो सामग्री थी इंटरनेट पर वो अंग्रेजी की थी। पर आज सिचुएशन अलग है। अगर आप अपनी सोशल मीडिया फीड देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ अंग्रेजी में लिखने वाले लोग आपको दिखेंगे ही, क्योंकि जो भाषा भले ही आप अंग्रेजी में पढ़े लिखे हों, लेकिन हम अपनी मातृभाषा में कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो स्टार्टअप का मामला शुरू हुआ है, वो चाहे वो ओला का मामला हो, जोमेटो का मामला हो, वो जो चीज़ें हैं कि हम किसी एक प्रोडक्ट की बजाय, क्योंकि भारत में इतने तरह की समस्याएं हैं और उन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो इंटरनेट दे सकता है, तो बनस्पत इसके कि हम किसी एक सर्च इंजन पर जाएं, हम इन चीज़ों पर जोर करें। जैसे कि अभी भारत सरकार ने एक अनुवादिका करके सॉफ्टवेयर बनाया है ट्रांसलेट करने के लिए, जो गूगल ट्रांसलेट के मुकाबले के टक्कर का है। तो अब आप, और एनईपी में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अपनी मातृभाषा पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो जो किताबें अंग्रेजी में हैं वो उसे 1 घंटे में हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, और अब ये जो एक प्राइड आ रहा है जो हमें इंटरनेट के कारण मिल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि गूगल नहीं, पर गूगल जैसा या गूगल से एडवांस प्रोडक्ट भी अब भारत से आएगा। एक आखिरी सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वेयर द कम्युनिकेशन फ्लो इज, अब कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी फ्लैट, इट हैज़ इट्स ओन इश्यूज, लॉज भी आ रही हैं। हो सकता है कि हिंदुस्तान बहुत देर बाद ये लॉज लेके आई, लेकिन बड़ी बात सर ये है कि डिजिटल वर्ल्ड हैज़ बिकम अनदर, जो कहते थे हम किसी ज़माने में, हम कहते थे कि कुछ ऐसे मैगज़ीन होते हैं जो अश्लील हुआ करती थी, उनकी जो सेल्स थी वो इतनी बढ़ गई, फिर सरकार को उसमें रेगुलेशन लाना पड़ा। ये रेगुलेशन उनको यूएस में नहीं लाना पड़ा क्योंकि कानून वहाँ पहले ही बहुत सख्त है, यूके में नहीं लाना पड़ा क्योंकि कानून बहुत सख्त है। और हम कहते हैं हिंदुस्तान में कि हमें भाई डेमोक्रेसी है और हमें बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है यहाँ के कानून को तब समझने में। बट आई हैव बीन इनटू यूके, आई हैव वर्कड इन यूके एंड आई एम बीइंग अपडेटेड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूएसए एंड अदर प्लेसेस वेस्टर्न वर्ल्ड में। जितना वो गाना गाते हैं डेमोक्रेसी बहुत रोबस्ट है, उतना शायद है नहीं। जस्ट इस पे आपकी नज़र और आपका ऑब्जर्वेशन बिफोर वी वाइंड अप। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1947 के बाद भारत की बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और अभी हमें 75 साल हुए हैं जिस आज़ादी के अमृत काल में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जो कुछ हमने अचीव किया है वो किसी सपने से कम नहीं है। मामला ये है कि आप जैसे नहीं बोलते हैं कि जिस तरीके से एक होता है कि विचारों को बेचना, जो एनजीओ का कारोबार, और एक शब्द पिछले दिनों
चर्चा में रहा आंदोलन जीवी, वो एक तरीके से, और इन आंदोलन जीवियों के कारण बहुत तरह की समस्या का सामना एक देश के तौर पर हम सबको करना पड़ा कि आप कुछ काम करने चले और उस पर आंदोलन हो जाए। जब आपको एक नेता मिला है, एक प्रधानमंत्री मिला है, या आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं उसका एक चीफ मिला है, सीईओ मिला है, बॉस मिला है, तो और उसे एक टर्म मिला है, तो वो नियम और कानून के दायरे में रह करके वो अपना काम कर रहा है, तो हर बात के लिए विरोध होना इसलिए क्योंकि आपके ईगो क्लैशेस हैं या शायद आपको उसका चेहरा नहीं पसंद है। भारत ने इन सब की एक बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन उसके बावजूद अब इंटरनेट हमारी राजनीति को भी बदल रहा है। आप ये देखें कि अब अगर आपको कोई रैली करनी है या कोई प्रोटेस्ट करना है, 50 लोग ढूंढे से नहीं मिलते, वो ई पिटीशन फाइल कर देंगे, और क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि रोड पर हर बात के लिए नहीं उतरना। तो यूके की जो डेमोक्रेसी है या यूएस में जिस तरीके से लॉबिंग वहां पर चूंकि लीगलाइज्ड है, जिस तरीके से चीजें होती हैं, तो और भारत का हर निवासी इतना खुशनसीब नहीं है कि वो उन देशों में जाकर के देख सके, फर्स्ट हैंड सुन सके, समझ सके, और बाकी जो चीजें आती हैं वो थ्रू मीडिया ही आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिल्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे कि अभी ये आपको बताया जाए कि भाई व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई गई, हम बड़े प्रसन्न हो गए, मतलब वो एक रिचुअल है, पर और वहाँ यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी खबर छप गई। हम एक अचीवमेंट करते हैं तो वो उनके लिए उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है क्योंकि वो उस पर, लेकिन अगर यहाँ पर बेरोजगारी से या इस तरीके की चीज़ों से खुदा ना खास्ता कोई चीज़ हो जाती है तो वो उनके लिए एक सेलेबल थिंग हो जाती है, एक बिकाऊ मामला हो जाता है, और वो फिर वो अपने आप को एक चैंपियन के तौर पे दिखाते हैं। यूरोप में या अमेरिका में भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग रोड पर रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, वो फूड स्टैंप वाला मामला है तो ठीक है, बाकी गरीबी नहीं है या वहाँ भीख नहीं मांगते हैं। हाँ, भीख मांगने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे हमारी सभ्यता है, वो बैठ गए भाई, किसी ने गिटार दे दिया, गाना ही गा रहे हैं कि भाई दे दो, वो नहीं कह रहे ये माई दे दो, ये भाई दे दो, लेकिन हो तो वही रहा है, तरीका वही है। तो ऐसा नहीं है, 16 महाजनपद की परंपरा वाले देश हैं हम लोग, और हमारे यहाँ पर तब प्रजातंत्र था जब मैग्ना कार्टा के बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। 1215 में ही तो मैग्ना कार्टा आया है और उसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट का मामला शुरू हुआ है। तो अब इस तरीके की विसंगतियों पर भी हम इतनी आसानी से बात कर पा रहे हैं, तो इसमें भी इंटरनेट की एक बड़ी भूमिका है कि अब हम फर्स्ट हैंड वहाँ के लाइव देख सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल एक्सेस कर सकते हैं, और जो विरोध की आवाज़ें हैं, जो असहमति की आवाज़ें हैं, उनकी रीच हमारी तक आ रही। Thank you, sir. Thank you for being very objective and the way things are and the way things are evolving. That is very important. And also, this has given us a very good understanding about how internet and the social work and the digital world is working. हम लोग जितना इससे प्रभावित हैं वो तो बाद में होगा, और जितना उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं वो शायद हमें अपने ग्रोथ को भी रोकेगा। हम लोग कह रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन now the trend has moved to the other way around, and I think बहुत soon, बहुत जल्द ही, अब 1-2 साल में हम यहाँ पे, मैंने जैसे कहा कि हर एक 1000 दिन में एक थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, इतना फास्ट हो गया है, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा फास्ट डिजिटल वर्ल्ड कर रहा है, लेकिन वो शायद रोड ब्लॉक को भी हिट उतना ही तेज कर रहा है। मैं आज प्रेडिक्ट कर सकता हूँ सर, जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं इनकी लाइफ अगले 5 साल में शेष हो जाएगी, क्योंकि ये हम गूगल और जीमेल और फेसबुक और इंस्टा जितने हैं 5 साल तक इनकी लाइफ है। दैट इज़ व्हाई दे वांट टू मैक्सिमाइज। यू केम ऑन वन कॉल, दैट इज़ आई रियली थैंक यू फॉर योर अप्रोच एंड फॉर योर प्रोएक्टिवनेस। थैंक यू। ओवर टू एंकर। मोमेंटो के साथ कार्ड्स भी एक्सचेंज हुए हैं, सुनहरे भविष्य की नींव पड़ती हुई।
request Rajkumar ji, I don't want to give क्या कहते हैं फाइनल स्पीच. आई थिंक आपके ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट होंगे. प्लीज राजकुमार जी. विजन टीवी के इस आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई प्रणव प्रखर जी, समस्त पत्रकार बंधुओं, आपकी मेहनत, आपकी कार्यक्षमता, जिस प्रकार से केंद्र राज्य सरकारों की प्लानिंग कार्यशैली जनमानस तक पहुंचाती है, आप सभी उसके बधाई के पात्र हैं. प्रणव प्रखर जी की ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास, किस प्रकार से अपने कार्यों को निखारता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं. आप आत्मविश्वास के साथ जिस कार्य को करते हैं वो कार्य निश्चित सफलता तक प्राप्त करता है. प्रणव प्रखर जी मेरे कई वर्षों से मित्र हैं. दिल्ली के तमाम कार्यक्रमों को बहुत बारीकी से वो देख रहे हैं. मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे मित्र का जो देश की आंतरिक सूक्ष्म सी व्यवस्थाओं को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं. आपके माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में सरकार के उस जीएसटी तंत्र के बारे में, व्यवसाय के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में किस प्रकार से रिसर्च कर रहे हैं, ये आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास का एक नया प्रारूप है. मैं स्वयं एक व्यावसायिक क्षेत्र के होने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र का दिल्ली में एक जिले में उपाध्यक्ष हूं. अभी जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब कह रहे थे जीएसटी के बारे में, फुटवेयर व्यापार संघ का मैं अध्यक्ष होने के नाते लगभग हमने अपने ट्रेडर्स को 400% जीएसटी के नंबर दिलवाए. हमारे मार्केट में जीएसटी आने से पहले 26% लोग वैट देते थे. आज लगभग 80% लोग सरकार को टैक्स दे रहे हैं. उसके बाद भी वो प्रॉफिट में है. इंस्पेक्टर राज का खात्मा हुआ. जो लोग जीएसटी देते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जब माल जाता है तो भाड़े में बहुत कम भाड़ा लगता है. यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उनको बीमा के माध्यम से उस माल का शुल्क प्राप्त होता है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जीएसटी के आने के बाद व्यापारियों को फायदा हुआ है. भारत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, क्योंकि मेरा विषय फुटवेयर ट्रेडर्स से है, आज हम एक्सपोर्ट की सीमा में बढ़ गए हैं. पहले हम चाइना से स्पोर्ट्स इंपोर्ट करते थे. आज हमारे प्लांट दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, हरियाणा के क्षेत्रों में बहुत सारे लग गए. हमारा इंपोर्ट बहुत कम हुआ है फुटवेयर का. हमारे डिजाइनर हमारी नई फैक्ट्रियों में किस प्रकार से सूक्ष्म तकनीक के साथ जूते बने, इसके लिए हमारे साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं कायम हुई हैं. केंद्र सरकार ने भी एमएसएमई के माध्यम से छोटे छोटे उद्योगों को जो ऋण उपलब्ध कराया है, उससे भी हमें आत्मविश्वास बढ़ा है. हम सब फुटवेयर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं. मैं प्रखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लखनऊ ही नहीं, अन्य राज्यों में जाके इस प्रकार से सेमिनार करके आप भारत की व्यवस्था, हमारा तंत्र, विकसित भारत का कैसा प्रारूप हो,
इसके बारे में बता रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। Thank you, sir. This is we have just come almost to the end of it. आदरणीय सर, जो टीम इतने डिफिकल्टी, नेचुरल कैलामिटी, बारिश, वेदर, सबके साथ जूझता हुआ काम किया, I am thankful, really thankful to everybody here who have come from different places in the country to be in this program. Different places from Uttar Pradesh who have come all the way just on my one call. I really, really appreciate it, and I really thank each individual of you. You have done marvelous job. Now, I request everybody, all the team member, if possible, before I do that, I thank लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान के जो ऑडिटोरियम के मैनेजर्स हैं या ऑडिटोरियम के जो व्यवस्था देख रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टर साहब जिन्होंने हमें मौका दिया, हमें सपोर्ट किया, आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हियर. It is also important that the team that has worked has contributed immensely. The kind of television production that we are doing, that is cutting edge, that is leading, and also it is important that we deliver on the best quality of work that we do. It is also important that the team that we have stitched together in the last, in Delhi edition and today in Lucknow edition, we will be continuing this process of working together, stitching together, strengthening each other, and motivating each other in the next cities that we go. We are planning, Rajkumar ji, we are planning to go to other cities, Bhopal, Chhattisgarh, Jaipur, Dehradun, because a lot of interest is being generated. जो सोशल वर्ल्ड में इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, इसका एक ही मिसाल मैं दे सकता हूँ कि we have created lakhs and lakhs of impression about what we did in Delhi. We don't know how will it peter out in next few weeks in Lucknow, this edition that we are conducting in Lucknow. But again, I can assure you, this has also given us a motivation that जहाँ पे रास्ता आसान हो वहाँ तो सब चला करते हैं. विजन टेलीविजन वहाँ जाता है जहाँ रास्ता मुश्किल भी हो और रास्ता खुद भी बनाना पड़े. इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद, अपने दिल से धन्यवाद कहता हूँ. Many thanks to each of you. May I request our star anchor to come, and we'll want to have a picture with you. And all the team, please come on the stage. We want to cherish this moment. के साथ विजन अमृतकाल भारत का 2047 विजन टीवी वर्ल्ड का ये कॉन्क्लेव, इसका अंतिम सेशन यहीं समाप्त होता है. और हम सब जानते हैं कि सितारों के आगे जहां और भी हैं. आज ट्विटर है, व्हाट्सएप है, कल कुछ और आएगा. संसरति इति संसारः, जो चलता रहे, परिवर्तनशील रहे, वही संसार.